ये विद्यार्थियों इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले परिभाषा दिया गया है भूगोल वेता का। भूगोल वेता कौन होते हैं? तो वे व्यक्ति होते हैं जो किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं जैसे जलवायु, मौसम, वातावरण, भूमि, नदियाँ और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। उसको हम भूगोल वेता कहते हैं। मतलब इन सभी के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से, उनको हम भूगोल वेता कहते हैं। अब देखिए, दूसरा डिफिनेशन है उपमहाद्वीप का। उपमहाद्वीप क्या है? तो भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश जो सम्मिलित है, इन सभी क्षेत्रों को हम उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है। आगे जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है मानचित्रकार। मानचित्रकार कौन होते हैं? तो वे व्यक्ति होते हैं जो किसी स्थान या परिस्थिति को मानचित्र या नक्शे पर उकेरने का काम करते हैं, ड्राइंग का कार्य करते हैं, उसको हम मानचित्रकार कहते हैं। ठीक है। काला अवधि क्या होता है? तो किसी विशेष समय में घटने वाली घटनाओं के समूह को हम काला अवधि कहते हैं। मतलब कोई समय में कोई घटना घट गई तो उस घटने को हम काला अवधि के नाम से बोलते हैं। ठीक है। नाविक कौन होता है? तो नाविक समुद्र की यात्रा करने वाले व्यक्ति जो स्वयं अपने प्रयासों से अपना मार्ग तैयार करते हैं, उनको हम नाविक कहते हैं। जैसे नाविक कौन था? तो वास्को डी गामा एक नाविक के तौर पे था, है ना, जो समुद्री इलाके भारत आया था। ठीक है। अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख अतीत की वे सुरक्षित सामग्री जो हमें अतीत का ज्ञान करवाती है। अतीत मतलब जो इतिहास का ज्ञान करवाती है। प्रायः यह कार्य कठोर सतह वाले पदार्थों पर किया जाता है। जो अभिलेख लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शन जैसे पत्थर वत्थर पे लिखे जाते हैं। ठीक है। तो ये है हिंदुस्तान। आज हम इस आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के लिए प्रयोग करते हैं। पुराने समय में हिंदुस्तान का अर्थ कुछ और था। ठीक है। सुल्तान वे होते हैं जो सल्तनत काल में, यह शब्द राजा के लिए प्रयोग होता था, मतलब सल्तनत काल में, है ना। कहता है कि 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के काल में भारत में स्थापित शासन के लिए इसका प्रयोग होता था, सुल्तान का। ठीक है। हिंद देखिए, हिंद मतलब होता है 14वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा भारत के लिए किया था। हिंद का भारत के लिए शब्द अमीर खुसरो ने इस शब्द का प्रयोग किया था, हिंद। विदेशी वे होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से अलग व्यक्ति होते हैं, है ना। खास करके जो अनजान व्यक्ति होते हैं, जो गांव में पहले आते थे, उनको विदेशी कहा जाता था। स्रोत वे तथ्य जो अतीत का ज्ञान करवाए, है ना। मतलब स्रोत वे होता है जो हमारे इतिहास को बताए, वही स्रोत होता है, तथा उस ज्ञान को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं, उसी को हम स्रोत कहते हैं। देखिए, अब यहाँ से अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ठीक है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, अतीत में विशेष किसे माना जाता है? मतलब इतिहास में विदेशी किसे माना जाता है? तो गांव में आने वाले अनजान व्यक्ति को हम जो अनजान व्यक्ति जो समाज का अंग नहीं होता था, उसे विदेशी कहा जाता था। ठीक है। इसको याद रखना है। यहाँ पे कुछ नीचे निम्नलिखित बातें हैं जिसको सही और गलत करना है, जिसके सारे प्रश्न यहाँ पे उस सारे उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको कर सकते हैं, अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से कर सकते हैं। यही रिक्त स्थान का पूर्ति करना है, इसका भी यहाँ पे उत्तर दिया गया है, आप इसको आराम से कर लेना है आप सभी को। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है कि सन 700 से 1750 के बीच कई महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। जैसे सिंचाई के लिए रहट का उपयोग होने लगा था, जिससे पानी निकालना आसान हुआ। कपड़ा बनाने के लिए चरखे का प्रयोग हुआ। युद्धों में बारूद और अन्य शास्त्रों का उपयोग से लड़ाइयाँ जो है बहुत अच्छा हो गया, अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हो गई थी। तो ये कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का जो कुछ है यहाँ पे स्रोत दिए गए हैं। 5वां नंबर प्रश्न करें कि इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्यकालीन काल में धार्मिक जीवन में कई परिवर्तन हुए। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा और मंदिर निर्माण बढ़ा। ब्राह्मणों का जो है महत्व बढ़ गया था। कर्मकांडों का विरोध भी शुरू हो गया था इसी काल में। इसी समय भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, जो आगे चलकर शिया और सुन्नी शाखाओं में विभाजित हो गया। धार्मिक विचारों और मान्यताओं में भी विविधता देखने को मिलता है। तो इस काल के दौरान जो है मुख्य रूप से धार्मिक परिवर्तन काफ़ी तेजी से हुआ था और उसका विरोध भी हुआ था। ठीक है। अब आइए कुछ यहाँ पे समझने वाली बात है, जिसमें 6ठा नंबर प्रश्न करें कि पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। तो देखिए, कहता है कि आज का भारत पहले अलग अलग नामों और क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था।
13वीं सदी में मिन्हाज ए सिराज ने पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जिसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र को। ठीक है, बाद में बाबर भी इस शब्द का प्रयोग किया और इसका उपयोग पूरे उपमहाद्वीप की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए किया था। उस समय इसका आधुनिक राष्ट्र जैसा राजनीतिक अर्थ नहीं था जैसा आज है ना। आज हिंदुस्तान कहने का मतलब कि पूरा राष्ट्र राज्य होता है। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो जातियों के मामले में मध्यकाल में जातियों के मामले को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जाति अपने नियम बनाती थी, है ना, और इन नियमों का पालन करवाने के लिए एक पंचायतें होती थी जो इन नियमों को पालन करवाती थी। इसमें बड़े बुजुर्ग शामिल होते थे। लोगों को जातियों नियमों के साथ साथ गांव की परंपराओं का भी पालन करना पड़ता था। नियम तोड़ने वाले को जाति पंचायत द्वारा दंड दिया जाता था, है ना। ये था जाति के मामलों को नियंत्रित करने का तरीका। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो सर्व क्षेत्रीय समाज ऐसे राज्य होते थे जिनकी अपनी निश्चित सीमाएं, भाषा, संस्कृति होती थी। तो सर्व क्षेत्रीय वो होता था इसका अपना एक बॉर्डर होता था, भाषा, लैंग्वेज होता था, एक सोसाइटी होती थी, संस्कृति होती थी। ठीक है, ये किसी शक्तिशाली राजवंश जैसे मुगल सल्तनत या चोल वंश से जुड़े होते थे। इनके बीच अक्सर संघर्ष होते थे। इनके पतन के बाद भी नए राज्य उनकी प्रशासनिक और शासन व्यवस्था को लंबे समय तक अपनाते रहे थे। तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य को इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो पांडुलिपियों के उपयोग करते समय इतिहासकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मूल जो पांडुलिपियां बहुत कम उपलब्ध थी, जो ओरिजिनल थे वो बहुत कम था, और अधिकांश केवल प्रतिलिपियां उनकी थी, है ना, मतलब जो डुप्लीकेट थे। लिखावट अस्पष्ट था, अच्छे से नहीं लिखा हुआ था, जिससे उनको इतिहासकार को लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, है ना, उनको कॉपी करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, और जो उसके अर्थ होते थे, अर्थ को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। बार बार नकल करने से जानकारी में अंतर हो जाता था। ताड़पत्रों पर लिखी होने के कारण कई पांडुलिपियां क्षतिग्रस्त और अधूरी मिलती थी। तो इस प्रकार से जो है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये रहे मुख्य प्रश्न। और आपका सबसे 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस काल में उसके सामने कोई कठिनाई आती है, बताइए। तो कहता है कि इतिहासकार अतीत को समझने और पढ़ने में आसान बनाने के लिए उसे विभिन्न कालों में बांटा, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में। वे राजवंशों, प्रमुख घटनाओं या शताब्दियों के आधार पर भी काल विभाजित करते थे, लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि अन्य समकालीन घटनाएं और राजवंश पीछे छूट जाते थे तथा इतिहास का पूर्ण चित्र स्पष्ट नहीं होता था। तो इस प्रकार से जो है इतिहासकार अतीत को मुख्य रूप से तीन कालखंडों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। बाकी जो बांटा गया वो बहुत दिक्कत था, परेशानी था, कठिनाई थी उसमें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो आपको खुद यहाँ पे अभ्यास करने हैं, है ना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।